हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, आपका सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का तरीका इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के तरीके जैसा होता है। जैसे कोई इंग्लिश लैंग्वेज में हम पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, फिर उन अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर उन वर्ड्स से हम सेंटेंसेस, देन सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स, और इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस होता है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो होती है। पहले हमें उसके कैरेक्टर सेट, जिसमें कि उसके जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, क्या क्या उसमें मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हम कैरेक्टर्स के तौर पे यूज़ ले सकते हैं उनके बारे में जानना होता है। फिर उसमें कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, इस तरह के स्पेशल टोकन्स जो कि हम प्रोग्राम में यूज़ लेंगे उनके बारे में जानना होता है। और फाइनली फिर इन सब चीज़ों को कंपोज करके इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम बनाना, फॉर्म करना सीखते हैं। और इसके बाद फाइनली ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस से हम कई तरह के फंक्शंस या प्रोसीजर्स बनाते हैं, जो कि फाइनली उनका कलेक्शन जो है, चाहे वो आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स या बहुत सारे प्रोसीजर या फंक्शंस का कलेक्शन कहें, वो एक प्रोग्राम के तौर पे जो है वो निकल कर आता है, और जिसको कि हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डायग्राम है, अगर इसमें देखें तो ये एनालॉजी बताई हुई है कि किस तरीके से एनालॉजी है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में और आपके स्टेप्स इन सी लैंग्वेज। देखिए, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ, and the same analogy is here in learning C language. Then first learn alphabets, digits and special symbols, that is called character set. Then we have to learn about constants, variables and keywords. Then we have to learn to make instructions from all of these constructs, and finally we have to learn to create program, make program by using a sequence of instructions. तो ये आपका एक जो है प्रोसीजर है सी लैंग्वेज को सीखने का। फिर इसके बाद बात करें तो जो सी लैंग्वेज है वो जो है उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर बात करें, इनिशियली जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जो स्पेसिफिक हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म पे ही रन होती थी या उसी के अकॉर्डिंग काम करती थी, उनको हम बोलते थे मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब वो बाइनरी लैंग्वेज या कहिए 0-1 की फॉर्म में ही उनके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते थे, उनको लो लेवल लैंग्वेज कहते थे। और वो जिस प्रोसेसर के लिए इंटेंडेड होती थी या लिखी जाती थी, वही प्रोसेसर उस लैंग्वेज को समझ पाता था, उसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाता था। उसके बाद दूसरा एक दौर आया असेंबली लैंग्वेजेस का, जो आपका जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो 1-0 का जो सीक्वेंस है या बाइनरी जो है, उसकी जगह हमने नेमोनिक्स या सिंपलर वर्ड्स जो है वो यूज़ किए, ताकि हमको वो लॉन्ग चेन ऑफ 1 0 जो है वो याद रखने की जहमत नहीं उठानी पड़े, ताकि वर्ड्स जो हैं वो इजीली याद हो जाते हैं, और वो नेमोनिक्स जो है यूज़ करके प्रोग्राम को लिखना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा कठिन हुआ, क्योंकि नेमोनिक्स तो याद हो गए, लेकिन स्टिल वो जो था असेंबली लैंग्वेज वो फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ही था। उसको भी आप पर्टिकुलर जो प्रोसेसर है उसके लिए लिखते थे। अगर डिफरेंट प्रोसेसर के लिए वो प्रोग्राम अगर आप चलाएंगे या उसको यूज़ लेंगे तो वो नहीं चलता था। तो उसके फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट में हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, ताकि इस तरह का एक सोर्स कोड लिखा जा सके जो एक प्लेटफॉर्म पे लिखा जाए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको कंपाइल करके रन किया जा सके, यानी पोर्टेबल जो है कोड डेवलप किया जा सके। तो सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज तो है ही, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज होने के साथ साथ वो जो है वो लो लेवल जो है, मतलब लाइक असेंबली और उससे भी नीचे के
काफ़ी फीचर्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि उसमें हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं या और लो लेवल नीचे जाके हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज होने के बावजूद भी वो लो लेवल फीचर्स या लो लेवल एक्सेसिबिलिटी को सपोर्ट करती है। इसलिए सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ये हमको देखना होगा कि जब भी हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके लिए कंपाइलर का या इंटरप्रीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। अब ये मेनली है क्या, ये जो है दीज आर कॉल्ड ट्रांसलेटर्स, क्योंकि देखिए आपने या हमने भले ही अपने काम को आसान करने के लिए असेंबली लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उसमें भी आप सी लैंग्वेज चले जाइए और भी आगे जाएंगे तो CPP, जावा, .NET, PHP, जो भी लैंग्वेज हमने डेवलप करी हो, लेकिन आज भी हमारा CPU या प्रोसेसर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज ही समझता है। तो हमको एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हमारे द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सके या ट्रांसलेट कर सके लो लेवल कोड में। और उसी के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर्स यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेनली हमारे ट्रांसलेशन पर्पज़ के काम आते हैं और हमारे काम को आसान भी बना देते हैं कि एक तो हमको लो लेवल पे जाके कोड नहीं लिखना पड़ता, और दूसरा हम इजीली हाई लेवल लैंग्वेज पे कोड लिख के उसको इनके द्वारा लो लेवल में ट्रांसलेट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिसको कि CPU जो है वो एग्जीक्यूट कर पाता है और हमारा काम आसान हो जाता है। इसके बाद अगर एक चीज़ और देखें कि ये जब चीज़ें हम डेवलप करते हैं तो इसको बिल्कुल एक नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप कहिए नोटपैड है या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में जाके चाहें तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और उसको बाद में जाके हम कमांड लाइन से या किसी और तरीके से कंपाइल करके, कंपाइल मतलब ट्रांसलेट करके हम उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब रनिंग सॉफ्टवेयर या रनिंग प्रोग्राम के तौर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टेडियस होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं लाइक नोटपैड, वो हमको प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं देते, क्योंकि वो मेनली डेवलप किए गए हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। तो या अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जाएंगे तो वो भी मेनली आपको टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, बहुत अच्छे से एडिट करने के लिए इवन बनाया गया है, लेकिन प्रोग्रामिंग फीचर्स के लिए, कंस्ट्रक्ट्स के लिए उसमें कोई स्पेशल जो है वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे जो IDE का कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE एक ख़ास तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक तो आपका एडिटर होता है, जिसमें आप क्या कर, जैसे टेक्स्ट एडिटर के जैसे ही होता है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो टेक्स्ट एडिटर के जैसे होता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी जनरली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही होता है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्मेट या कंस्ट्रक्ट से। तो उसको हम IDE के अंदर जो है बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और उसमें IDE की ख़ास बात ये है कि वो आपको, जब आप उसको लिखते हैं तो उसमें आपको अलग अलग तरह के जो टोकन्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, आइडेंटिफायर्स होंगे या कई तरह के और भी जो कंस्ट्रक्ट्स होंगे, उसको जो है वो इजीली हाईलाइट कर देता है, ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी चीज़ किस तरीके से लिख रहे हैं। और उसमें जो गलतियां हैं ख़ास तौर से कि कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको भी वो क्या कर देता है, इजीली हाईलाइट कर देता है। तो हमारा काम जो है वो प्रोग्राम को लिखने का काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके साथ ही केवल प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी उसमें नहीं है, उसके साथ उसमें हम जैसे प्रोग्राम के अंदर दूसरी कोई फाइल को यूज़ करना चाहें, इनकॉर्पोरेट करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो भी IDE के थ्रू हम उसमें ला सकते हैं,
इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, प्रोग्राम को हम चेक करना चाहें, टेस्टिंग करना चाहें, तो आप उसको वहाँ पे मतलब कहीं और जाए बिना सीधा सीधा बैठे बैठे आईडीई के अंदर ही आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, उसको रन करके देख सकते हैं, उसमें डिबगिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई बग है या कोई लॉजिकल एरर आपका आ रहा है तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। कंपाइलेशन एरर तो बताएगा ही, कंपाइलेशन एरर को तो आप कर ही सकते हैं करेक्ट, वो तो काम है मेन आईडी का चेक करना, लेकिन साथ में जो लॉजिकल एरर है कि आपका प्रोग्राम जो है वो चल तो रहा है लेकिन उस तरह का आउटपुट या उस तरह का आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसमें भी आप जो है वो डीबग कर सकते हैं। डीबग करना उस तरह के एरर को फाइंड आउट करना और उसको दूर करने को कहते हैं, तो वो भी आप आईडीई की मदद से कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो भी लगभग फेमस लैंग्वेजेस हैं उनमें आपका आईडीई का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग, डीबगिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको एक साथ उपलब्ध होती हैं और काफ़ी कन्वीनियंस रहता है। तो सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के लिए भी कई तरह के जो हैं वो एडिटर्स या आईडीई ख़ास तौर से कहूँ तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स डेवलप किए गए, कुछ जो है वो थर्ड पार्टी हैं या लगभग अगर सी लैंग्वेज में देखा जाए तो थर्ड पार्टी ही हैं, क्योंकि जो डेनिस रिची ने जो सी बनाई तो उन्होंने कभी उसके लिए कोई आईडीई डेवलप नहीं किया। तो अगर बात करें सी के लिए मेन आईडीई की तो उसमें आपका टर्बो सी है, ठीक है, उसके अलावा आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है जो कि विंडोज़ के लिए है। तो आपका काफ़ी सारे जो है वो आपके थर्ड पार्टी जो है, लाइनेक्स के लिए बात करें जो जीसीसी करके है, आपका काइलेक्स है, ये इस तरह के जो हैं वो आपके, अगर मैक ओएस की बात करें, जैसे ये तो मैंने बताया विंडोज़ और लाइनेक्स के लिए, तो मैक ओएस पे जो है वो कोड वॉरियर या एक्स कोड जो है वो दो आईडीई जो है वो आपके फेमस है। तो इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी सारे आईडीई जो है वो आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप सी के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था आज का सी के बारे में इंट्रोडक्शन का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।